ऑल राइट। देखो भाई, थर्मो एज पर एनसीईआरटी जो जो टर्मिनोलॉजी है वो सब हम लोग एक बार ही समझ लेते हैं, एंड फिर फॉर्मूला मेनली डिस्कस करेंगे एंड उनको कैसे यूज करना है। कहीं शॉर्ट नोट्स बना लो, बाद में तो पूरा पढ़ाना है। ये तो जस्ट फॉर सीबीएसई एंड बोर्ड के लिए बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, थर्मो के अंदर बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे? नेचुरली कोई ना कोई एक हम यूनिवर्स का पार्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर वो एनर्जी चेंजेस देखेंगे, एंड दैट कुड बी एनीथिंग। वो हमारा पेन भी हो सकता है, इसके अंदर एनर्जी चेंजेस कैसे हो रहे हैं। ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है, एक केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। ध्यान दो इधर, मतलब जो पार्ट है यूनिवर्स का जिसको आपने स्टडी के लिए कंसिडर किया है उसको बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? याद रखना, ऐसे फ्लो डायग्राम बना लो, सिस्टम, एंड बाहर वाली जो चीजें होती हैं वो सराउंडिंग, एंड ये वाली जो चीज होती है उसको बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, और ये बाउंड्री। सिस्टम क्या है बेटा? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। सराउंडिंग आउटसाइड का पार्ट है और ये बाउंड्री है। ये रियल भी हो सकती है बेटा और इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाएंगे। अब रियल बाउंड्री का मतलब और इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने सुबह सुबह गरम गरम एक चाय कप में भर के रखी हुई, पूरा एकदम ऐसे आराम से अरोमा निकल रहा है बाहर, तो ये ओपन बाउंड्री है। अभी हमारा पूरा कप और उसके अंदर जो चाय भरी हुई है वो पूरा एक सिस्टम है। इसके अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ एनर्जी चेंजेस कैसे हो रहा है। तो टाइम के साथ आपको मालूम है धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा अगर आप नहीं पियोगे तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ऊपर से एक कैप लगा दो या कुछ भी ऊपर प्लेस कर दो, तो ये एग्जांपल हो जाएगा क्लोज सिस्टम का। तो पूछते हैं कि कितने तरह का सिस्टम होता है, टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम में बात करोगे तो तीन तरह के सिस्टम होते हैं बेटा। ओपन, जो अभी जैसे मैंने चाय का जो कप था उसको ओपन कर रखा था। ओपन सिस्टम की क्या खास बात होती है? ओपन सिस्टम की खास बात ये होती है कि उससे एनर्जी और मास, क्योंकि जो वेपर निकल रहे हैं उसमें पार्टिकल्स हैं, तो मास भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है। सो बोथ मास एंड एनर्जी एक्सचेंज आर पॉसिबल। ठीक है, ये हो गया ओपन सिस्टम। दूसरी बात हो गई क्लोज्ड। क्लोज सिस्टम कौन सा होगा? जिससे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सके। मतलब अगर आप ढक के भी रख दोगे तो एक दो घंटे बाद तो चाय वैसे भी ठंडी होनी है, तो एनर्जी तो ट्रांसफर हुआ होगा तभी तो हुआ होगा। तो यानी ओनली एनर्जी एक्सचेंज इज पॉसिबल, ओनली एनर्जी विदाउट एनी मास। लास्ट पार्ट कौन सा है? आइसोलेटेड। ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, राइट? आइसोलेटेड सिस्टम। हाइपोथेटिकल सिस्टम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें से ना तो मास का ना तो एनर्जी का। आप नेचुरली सोचो ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं जिससे ना तो मास ट्रांसफर हो ना तो एनर्जी। अब इसके नजदीक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे हमारे पास आजकल बॉटल्स आते हैं जिसमें गर्म पानी करके रख दो, काफी घंटों तक वो गर्म रहता है। बट क्या वो आज आपने गर्म पानी डाला कल भी गर्म ही रहेगा? नहीं, मतलब एनर्जी उसमें से भी निकल रहा है, स्लोली निकल रहा है। तो कुछ ऐसे सिस्टम जिनसे ना तो मास निकल सके ना तो एनर्जी निकल सके, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। लिख लो, आइसोलेटेड सिस्टम इज द वन जिससे ना तो मास निकले ना तो एनर्जी। नीदर मास नॉर एनर्जी exchange is allowed.
neither mass nor energy exchange is allowed. Neither mass nor energy exchange is allowed. ठीक है, अब आ जाते हैं अलग अलग एनर्जी टर्म्स कौन कौन से भाई जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क, फिर आता है हीट, फिर आता है बेटा इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब टर्म समझ लेते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, उसके बाद आता है गिब्स फ्री एनर्जी। इनके सिंबल देख लो, ये G से, ये H से, इंटरनल एनर्जी U या फिर E से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वर्क को W से, हीट को Q से। ये है इनके नोटेशन। और एक टर्म है जिसको हम इंट्रोपी बोलते हैं, इंट्रोपी, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये एनर्जी का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एनर्जी। तो इतने पैरामीटर्स पढ़ने हैं हमें थर्मो, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, आओ चलो राइट। सबसे पहला हेडिंग डालो आप लोग, वर्क के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा वर्क हेडिंग डाल लिया है, लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा एक और चीज ऐड करूंगा, उसके बाद आप वर्क को पढ़ेंगे। क्या है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे हम कोई भी मान लो सिस्टम ले लिया जिसके अंदर से फॉर एग्जांपल सबसे इजी सिस्टम कौन सा है, आइडियल गैस का ले लेना, क्योंकि उसके पैरामीटर्स रिलेटिवली इजी डिफाइन होते हैं। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया ना, उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई, नंबर ऑफ मोल हो गया, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिससे एक सिस्टम का स्टेट डिफाइन करते हैं। नहीं, आर कहां से? अच्छा, तो पी वी टी यू एन एन, आर ए तो कांस्टेंट है ना, वो वेरिएबल थोड़ी ना। तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल की बात हो रही। ठीक है, सो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जितने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उनको दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का यूज क्या होता है? टू डिफाइन द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस ना। स्टेट का मतलब यार कि करंट सिचुएशन उसकी क्या है, बस इतना ही। सो इनको क्लासिफाई करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को इन टू पार्ट्स। वो दो पार्ट कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट है इंटेंसिव एंड दूसरा पार्ट है एक्सटेंसिव। ये एग्जाम में आता है इसलिए ध्यान रखना, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, राइट। ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो सैंपल साइज पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, सैंपल साइज। अब जैसे मान लो इस डब्बे के अंदर मान लो मैं दो डिवीजन बना लूं ना, एक पार्ट ऐसा हाइपोथेटिकल बना लूं और एक बड़ा सा पार्ट है, एक बड़ा सा पार्ट, ये मैं बोल दूं S1 ये S2। इसी डब्बे के अंदर एक इमेजिनरी बाउंड्री मैंने बना रखा है। मुझे बताओ इस जगह और इस जगह पे जो जो प्रॉपर्टी सेम होंगे, जो जो वेरिएबल सेम होंगे, वो तो सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि ये छोटा सैंपल है, ये बड़ा सैंपल। वो सारे कैसे वेरिएबल हो जाएंगे? इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव से याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ सैंपल साइज। तो बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं यहां प्रेशर P रखूं तो यहां प्रेशर P होगा या P2 होगा? P ही रहेगा, क्योंकि डब्बे में प्रेशर हर जगह। तो इंटेंसिव वेरिएबल कौन सा हुआ? P। टेम्परेचर बताओ, इंटेंसिव होगा। बोलो। मास बताओ, मास, मास कैसा वेरिएबल होगा? भाई इधर अलग होगा, इधर अलग होगा, इजंट इट? इधर अलग और इधर अलग क्यों होगा? क्योंकि इधर कम पार्टिकल्स हैं, इधर ज्यादा पार्टिकल्स हैं। ज्यादा पार्टिकल मतलब ज्यादा मास। एक्सटेंसिव में मास आ गया, और क्या आ जाएगी? मास। मास से एसोसिएटेड कोई भी चीज बताओ, मास और एनर्जी रिलेटेबल होते हैं, E इज इक्वल टू mc² होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एनर्जी भी यही आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम भी इसी में आएगा? बोलो। क्या मैं बोल सकता हूं मोल भी इसी में आएगा? बोलो बेटा।
सबको क्लियर है? बोलिए। अच्छा, तो ये हो गया इंटेंसिव वेरिएबल, प्रेशर, टेम्परेचर। अब आते हैं, बात करते हैं किसकी, मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहां पे रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। लेकिन उससे पहले नॉर्मल तरीके से बताओ, डेंसिटी को क्या समझते हो आप? व्हाट इज डेंसिटी? आप बताओ, डेंसिटी यहां और यहां अलग अलग होगी कि सेम होगी? सेम होगी। बोलो भाई, सैंपल छोटा है तो वॉल्यूम भी कम, मास भी कम, तो डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है ना, डेंसिटी। अच्छा, लेकिन आप डेंसिटी को एक्सप्रेस करो तो क्या आ जाएगा? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। बताओ, मास एंड वॉल्यूम दोनों कैसी प्रॉपर्टी हैं? एक्सटेंसिव। ये कैसी है? एक्सटेंसिव। दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन उनका रेशियो इंटेंसिव। तो एक रूल याद रख लेना है, दो एक्सटेंसिव वेरिएबल का रेशियो क्या होगा? इंटेंसिव। ये लिख लो कहीं पे, दो एक्सटेंसिव वेरिएबल का ठीक है, दो एक्सटेंसिव वेरिएबल का रेशियो क्या होगा बेटा? इंटेंसिव। अब देखो, मैं इसी से मैं और चीजें डिराइव कर दूं। मैं बोलूं कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैसा क्वांटिटी होगा? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैसा क्वांटिटी होगा? इंटेंसिव हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव। अरे समझ आ रहा है क्या? एक्सटेंसिव। और कितने लोग बोल रहे हैं ये कुछ और नहीं, मोलैरिटी होता है? बोलो भाई। तो कितने लोग कह रहे हैं सारे कंसंट्रेशन टर्म्स, वो चाहे मोलैरिटी हो, मोलैलिटी हो, फॉर्मेलिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, ओके, मोल फ्रैक्शन हो, परसेंटेज वेट बाई वेट हो, एनी कंसंट्रेशन टर्म विल कम इनटू दिस कैटेगरी। बोलो भाई, सबको क्लियर है? अब क्योंकि एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, तो एनर्जी में गिब्स भी आता है, ये सारे टर्म आते हैं। इंटरनल एनर्जी भी इधर ही आ जाएगा, इंथैल्पी भी इधर ही आ जाएगा, गिब्स भी इधर आ जाएगा, पोटेंशियल भी इधर आ जाएगा, काइनेटिक भी, सारे एनर्जी टर्म्स इधर आ जाएंगे। समझ गए? बोलो। अच्छा, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। एक टर्म आता है हीट कैपेसिटी के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। देखो बेटा, इनके सिंबल क्या होते हैं? ये बोलते हैं सी, कैपिटल सी, ये एस होता है, ये नॉर्मल हीट कैपेसिटी ऐसे लिखा है। अब हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, फिर स्पेसिफिक पे आएंगे, इन सब तीनों पे आए, और इनको कैटेगराइज भी करेंगे। क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी है, पीई, पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा है तुम लोगों ने? कर रहे हो? चलो, बोला है सब रिलेटेड होते हैं, क्या मैं बोलूं, चलो ठीक है, छोड़ दो। हाँ, सब तो करके आए होगे, चलो मिटा दूं ये सब। हाँ, आइए अभी बात करते हैं इस साइड में। अब एकदम बात नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनो भाई। व्हाट इज हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? तो हीट कैपेसिटी ऐसे डिफाइन करते हैं, मान लो यहां पे कोई एक ब्लॉक रखा है और जिसका मास हमें मालूम नहीं है, इसको इतनी हीट सप्लाई करो कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, उसमें जितना आपने हीट दिया वही उसकी हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी नेचुरली सबका अलग अलग होगा। भाई मेरी बॉडी अलग है, राजवीर की बॉडी अलग है, उसको थोड़ी हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, मुझे थोड़ा सा कम लगेगा। और वहीं पे अगर मान लो अपना है ना, उसको हीट करोगे तो अलग लगेगा। अच्छा, तुम तुरंत मानिक का एग्जांपल लेके ठीक है, ठीक है। सो कहने का मतलब है बेटा कि हर बॉडी की अपनी
इंटरनल कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से आप हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता घटता है। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइज। आप सोचो आयरन का एक छोटा ब्लॉक लो, आयरन का एक बड़ा ब्लॉक लो, क्या दोनों को सेम हीट दोगे तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा क्या टेम्परेचर? नहीं। इसलिए हीट कैपेसिटी सैंपल साइज डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई हीट कैपेसिटी विल बी द पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी यहां लिख सकते हो। वेयर एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज कितना हीट दिया कि टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज हो जाए पर यूनिट मास। रेशियो हो गया एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव, बताओ ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। तो यहां पे आप लिख लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये इंट्रोपी नहीं है, ये क्या है? एसिड। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लेना क्योंकि कुछ सिंबल्स एक जैसे ही हैं, ठीक है। और कौन सा कितने लोग बोल रहे हैं? मोलर हीट कैपेसिटी ऐसे ही Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T होता है। समझ में आ रहा है? तो मोलर हीट कैपेसिटी इज अ पार्ट ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल। समझ में आ गया? कुछ बड़ी बड़ी बातें भी बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। जैसे कभी आपसे पूछे कि भाई ये बताओ ईएमएफ, ये याद रख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटरी का जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ई लिखा रहता है जनरली, ई सेल लिखा रहता है या ई लिखा रहता है, दिस इज इंटेंसिव वेरिएबल। दिस इज इंटेंसिव वेरिएबल। इसको याद कर लो फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर आ गया लिस्ट में तो अननेसेसरी गलत ना हो, ठीक है। सबको ध्यान रहेगा इतनी बात? इंटेंसिव एक्सटेंसिव एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो गया? चलो ग्रेट। अब आते हैं बेटा, हम लोग समझते हैं वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क? ठीक है, व्हाट इज वर्क? ईएमएफ के नीचे ई लिखा है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब आ जाओ वर्क देखते हैं क्या होता है। आप फिजिक्स में वर्क क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो आप वर्क? हाँ, एफ डॉट डी आर, ये पढ़ते हो ना? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर, यही होता है। अच्छा देखो, हमारा यहां पे मिलता जुलता ये डेरिवेशन है, जल्दी हो जाएगा। मान लो मैं एक पिस्टन ले रहा हूं बेटा, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, और इधर अंदर गैस ले रखा है, क्योंकि गैस पे ही मोस्टली डिस्कशन करना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहां पे जो एफ का वैल्यू होता है एफ, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रेशर सॉरी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम साइड हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू सिंपली एफ डॉट डी आर आ जाएगा। अग्री करते हो? क्योंकि वरना क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा होता है, उनके बीच का एंगल, राइट। तो यहां पे थीटा की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी और या तो 180 होगी। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, कंप्रेशन हो रहा है तो बोलो भाई, सबको मालूम है ना? तो ये वर्क डन किसके द्वारा है? गैस से, एफ डॉट डी आर। रवजोत, एकदम अलाउड नहीं है बेटा। फोर्स के जगह पे मैं रखूंगा तो क्या आ जाएगा? प्रेशर डिवाइडेड बाई एरिया इनटू डी आर। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या कर रहा हूं? एफ डिवाइडेड बाई एरिया इज नोन एज प्रेशर, सो एफ इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। अब इसी का इंटीग्रल, कितने लोग कह रहे हैं ए डी आर का मतलब क्या हुआ? अगर थोड़ा दूर ये चला गया तो बेसिकली अगर ये डी आर हो गया या डी एक्स हो गया
तो कितने लोग कर रहे हैं? ये बेसिकली एक वॉल्यूम टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम। तो पी डीवी। ध्यान रखना, वर्क डन बाई गैस इज टर्म्ड एज इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। बेहद आसान है, फटाफट हम लोग डेरिवेशन करेंगे, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, दिस इज वर्क डन बाई गैस। अब देखो यहीं पे एक चीज मैं समझाऊंगा जो कि फिजिक्स से थोड़ी अलग है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, फिजिक्स में अगर पूछ दे कि फाइंड द वर्क डन, तो हम समझते हैं बाय डिफॉल्ट वर्क डन बाय गैस। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछ दे फाइंड द वर्क डन, स्पेसिफाई तो नहीं किया ना कि भाई वर्क किसके वजह से, भाई पी एक्सटर्नल भी तो लग रहा होगा, ये गैस का प्रेशर है अंदर से, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर भी तो लग रहा होगा, वो फ्री थोड़ी ना। एक्सटर्नल या सराउंडिंग का, एक्सटर्नल और पी सराउंडिंग बोल सकते हो। सराउंडिंग का प्रेशर, सराउंडिंग का वर्क, या फिर सिस्टम का वर्क या गैस का वर्क। किसका वर्क? जब मैं पूछ रहा हूं वर्क डन, तो फिजिक्स में जब कुछ ना मेंशन किया हो तो वर्क डन का मतलब बाई गैस होता है, बाई सिस्टम होता है। केमिस्ट्री के अंदर W अगर पूछते, सिर्फ W, नाम ना ले कि सिस्टम है कि सराउंडिंग है, तो क्या समझेंगे? बाई सराउंडिंग। यही डिफरेंस है। एक बात बताओ, जब ये एक्सपैंड कर रहा होगा तो नेचुरली उस टाइम पे ये कंप्रेस हो रहा होगा। बेसिकली सराउंडिंग देखो, आप सिस्टम को अगर एक्सपैंड करोगे तो सराउंडिंग का कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा ना। तो दोनों के लिए जो वर्क का साइन होगा बिल्कुल अलग अलग होगा। एक अगर पॉजिटिव हुआ तो दूसरा, तो मैं W और W सराउंडिंग, मैं केमिस्ट्री के हिसाब से लिख रहा हूं, W कितना होगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डीवी, क्योंकि मैं डीवी वॉल्यूम सिस्टम का ले रहा हूं। तो सिस्टम जब एक्सपैंड करेगा तो बाहर वाले के लिए वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसमें और इसमें साइन बिल्कुल अपोजिट है। याद रहेगा सबको? W और W, ये बात कहीं लिख लो यार तुम लोग ना, ये मिस कर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कहानी चौपट हो जाएगा। अब यहीं से मुझे समझाओ साइन ऑफ W। एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या आएगा? कंप्रेशन हो रहा है तो। एक्सपेंशन हो गया तो W का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है सबको? बोलो भाई। और कंप्रेशन हो रहा है तो, और ऐसे भी सोचो ना, अगर बाहर से हम फोर्स भी ऐसे लगा रहे हैं और आ भी नीचे रहा है, तो बाहर वाले के लिए तो पॉजिटिव वर्क ही हो रहा है, यही चीज तो है। तो कंप्रेस हुआ तो पॉजिटिव, एक्सपैंड हुआ तो नेगेटिव। साइन पूछता है कभी कभी एग्जाम। बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो मिटा दो ये सब। हाँ, इतना याद रहना चाहिए। अब देखो बेटा, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उसके हिसाब से हम डेरिवेशन करते हैं। अलग अलग प्रोसेस हैं, उसके हिसाब से हम वर्क का डेरिवेशन करते हैं। ध्यान देना, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। मतलब दिस इज द मोड बाय विच वी कैरी अ प्रोसेस। कायदे से तो प्रोसेस इनफाइनाइट तरह के होते हैं। ये दो तरीके हैं जिससे हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली। अब रिवर्सिबिलिटी का सेंस क्या है, अब आप थोड़ा समझ पाओगे, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो हर मोमेंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए चल रहा हो, ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। हर मोमेंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चल रहा। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट इन विच द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट ईच एंड एवरी मोमेंट। कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें तीनों इक्विलिब्रियम अपने आप आ जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब कि बॉडी कहीं एक्सेलरेट नहीं कर रही है। अरे ये सब तुम लोग जानते होगे, नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट टॉर्क जीरो हो जाए, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का केस। क्या हुआ?
रिवर्सिबल क्या आया था? क्या लिखा था? कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वो बात सही है, वो तुम लोग जो बात बोल रहे हो दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ऐसा कोई इक्विलिब्रियम जो सॉरी ऐसा कोई प्रोसेस जो हर मोमेंट पे इक्विलिब्रियम से पास कर रहा हो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। एंड ये बात बिल्कुल सही बोला इसने कि रिवर्सिबल को हम दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, दिस वे और दैट वे, विच कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, राइट? मतलब बिल्कुल पाथ रिट्रेस करके आ सकता है, बट जो उसका मेन कोर कंटेंट है वो जो मैंने आपको पहला स्टेटमेंट बोला वही है, ठीक है? तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसका एसेंस है। अगर उस पर नंबर देना होगा टीचर को तो आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है? चलो लिख लिया सबने? तो प्रोसेस में क्या है भाई? अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछता भाई प्रोसेस ही बताओ क्या होता है, व्हाट इज प्रोसेस? तो प्रोसेस का मतलब क्या है? सिस्टम में आप चेंज जब लेके आते हो वही तो प्रोसेस है। व्हेन सिस्टम अंडरगोज चेंज इन स्टेट, इसी को प्रोसेस बोलते हैं। व्हाट इज प्रोसेस? व्हेन सिस्टम अंडरगोज चेंज इन स्टेट, उसका टेम्परेचर 300 था 400 हो गया, प्रोसेस किया होगा आपने कुछ। उसका वॉल्यूम 2 लीटर था 5 लीटर कर दिया, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, इसी को प्रोसेस बोलते हैं। तो स्टेट बदल जाना ही प्रोसेस है। व्हेन सिस्टम अंडरगोज चेंज इन स्टेट इट इज टर्म्ड एज प्रोसेस। कितने तरह के होते हैं? इनफाइनाइट तरह के प्रोसेस होते हैं, लेकिन उनको कैरी कैसे कैसे किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन अगर प्रोसेस का बनाया जाए तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो प्रोसेस में आऊं तो मैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है? अब देख बेटा, एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे मान ले तूने एक डब्बे के ऊपर बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स रख दिए थे और अंदर गैस थी। अब अगर तू एक एक सैंड पार्टिकल पकड़ पकड़ के इसको बाहर निकाल रहा है, एक फिर एक और फिर एक और, तो ये बहुत स्लोली मूव करेगा और हर मोमेंट पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। जितना प्रेशर ऊपर से उतना ही प्रेशर, सिर्फ डीपी अमाउंट का चेंज होगा। ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलते हैं। लेकिन मान लो ना, अर्शबीर आया और उसने बोला कि भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है सर, मुझे तो जल्दी कराना है रिएक्शन। उसने हाथ लगाया और जितना सैंड हाथ में आ सकता था निकाल के फेंक दिया बाहर। वो क्या होगा? अचानक से बहुत कम हो गया ऊपर से वेट। जब ऊपर से वेट बहुत कम हो गया, नीचे का प्रेशर अभी मान लो 5 एटीएम है और ऊपर पहले 5 था, बट आपने सडनली इतना वेट हटा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। ऊपर पता चला 3 एटीएम हो गया। जब कंसिडरेबल डिफरेंस आ जाए तो सिस्टम फिर एक्सलरेट करने लग जाएगा और ऐसे मोमेंट पे बोलेंगे ये इरिवर्सिबल हो गया। तो जब इरिवर्सिबल हो जाए तो उसकी खास बात ये है, इंटरनली सब चीज नॉन होमोजीनियस हो जाएंगे, क्योंकि ये भाग रहा है बहुत तेजी से। गैसेस अभी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे केस में इनसाइड गैस का प्रेशर डिफाइन नहीं होता है, ना तो टेम्परेचर डिफाइन होता है। इरिवर्सिबल में ना तो प्रेशर डिफाइन होगा ना तो टेम्परेचर। क्या डिफाइन होगा? कितना वॉल्यूम है, कितना मोल है, बस इतना ही डिफाइन होता है। इसके अलावा ना तो प्रेशर डिफाइन कर सकते हो ना तो, क्योंकि ये सब इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही डिफाइन किया जाता है। तो इनके केस में बड़ा आसान होता है जब इरिवर्सिबल हो जाए चीजें ना, नॉन इक्विलिब्रियम होते हुए चला जाए जब, तो वर्क डन बड़ा सिंपल होता है। माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। एक्सटर्नल तो आपने ऊपर जो रखा है वही प्रेशर है, जितना प्रेशर तुमने डाला है वो तो कांस्टेंट ही है, वो बाहर आ जाएगा। पी एक्सटर्नल इंटीग्रल ऑफ डीवी क्या होगा? डेल्टा वी। तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। कभी आ जाए क्वेश्चन इसका और बोले कि एक प्रोसेस कैरी आउट किया गया किसी मोल ऑफ गैस पे इरिवर्सिबली अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 2 एटीएम, जो लिख रहा है ना अगेंस्ट द प्रेशर, वही एक्सटर्नल प्रेशर है ऊपर। तो 2 एटीएम तुम्हें वो दे दिया और वॉल्यूम बता देगा भाई 2 लीटर से 5 लीटर चेंज हुआ, उसका यूज करो, डेल्टा वी निकालो, यहां रखो, एटीएम लीटर में आंसर आ जाएगा। कुछ यूनिट्स में बता दे रहा हूं, उसको याद रख लो बेटा। एटीएम लीटर को 101.3 जूल लिख सकते हो। आर की वैल्यू को आप 2 कैलोरी लिख सकते हो या 8.314 जूल पर मोल पर कैलोरी। ये बड़ा यूज आता है यहां पे।
सबने नोट कर लिया इसको? हाँ, हमेशा फिक्स्ड वैल्यू है, क्वेश्चन कराने की जरूरत है। एक आधा मान लो, चलो कभी आ गया गलती से तो मैं बता देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergoes expansion from 2 liter to 7 liter against an external pressure of against an external pressure of 2 atm लिख लो। हाँ भाई, हाँ बोला ना 2 atm। सुनते हो तुम लोग? एक्सटर्नल प्रेशर अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। क्या निकालना है? ऑफ कोर्स फाइंड W। और क्या पूछूंगा, यही पढ़ा ही रहा हूं। माइनस क्या? यूनिट नहीं बताओगे तो यूजलेस है सारा चीज थर्मो में। नहीं, मान लो अगर वो एग्जाम में पूछ दे कि जूल में लिखना हो तो दोनों में कन्वर्ट करना सीख लो। अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, बोलो ना, 2 atm। तो देखो क्या आएगा आंसर, W इज इक्वल टू -2 atm इंटू डेल्टा V। 7 लीटर था फाइनल एंड इनिशियल 2 लीटर था, तो कितना हो गया? 5 इंटू 10 हो गया क्या? 10 atm लीटर। आंसर इसमें भी लिखना, और क्योंकि स्कूल एग्जाम में लिख रहे हो तो चुपचाप इसको बदल देना, कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा तो नंबर काट लेगा। कितना आ जाएगा ये आंसर? 1013 जूल माइनस में, या फिर कितने लोग कह रहे हैं -1.013 किलो जूल। कुछ भी लिख लेना ऐसे, मतलब सारे लिख लेना, बस बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूं। आ गया क्वेश्चन तो ठीक है, निकल गया सबका। एक्सटर्नल कभी भी बेटा इरिवर्सिबल चेंज आ गया तो बहुत आसान है निकालना, सीधा P डेल्टा V, दैट्स इट। अब सारा पंगा पता है कहां होता है? रिवर्सिबल। क्योंकि यहां प्रेशर, इंटरनल प्रेशर डिफाइन होगा, और इंटरनल प्रेशर डिफाइन होगा तो किस तरीके से करा रहे हो उसके हिसाब से एक्सटर्नल भी चेंज करेगा, क्योंकि वो इस बारी कांस्टेंट नहीं रख सकते। एक्सटर्नल भी वैसे ही चेंज करेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा ना, जब ऊपर नीचे दोनों का प्रेशर बराबर होगा। तो इसमें बहुत सारे तरह तरह के प्रोसेस आते हैं रिवर्सिबल के अंदर। अब रिवर्सिबल के अंदर मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या बनता है, और सबका वर्क डन लिखता हूं। अंडर रिवर्सिबल जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है आइसोथर्मल। देख बेटा, इरिवर्सिबल में भी आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबैटिक हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबैटिक। सुन रहे हो मेरी बात? आइसोथर्मल उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है,
लेकिन यहां चाहे कैसा भी हो W का वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं, बस P डेल्टा V से, और कुछ नहीं तरीका। आइसोथर्मल प्रोसेस यहां हो गया ना तो गेम हो जाएगा। देख मैं W का वैल्यू लिख रहे जा रहा हूं, माइनस nRT ln V2 by V1 माइनस nRT ln P1 by P2 माइनस nRT सॉरी माइनस P1 V1 ln V2 by V1 माइनस P2 V2 ln V2 by V1 कहोगे, और डॉट 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 और भी ऐसे कुछ सारे फॉर्मूले हैं इसके। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये आइसोथर्मल है क्या चीज? देखो नाम से ही क्लियर है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आइसो मतलब सेम, टेम्परेचर, थर्मल मतलब क्या है? टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। टेम्परेचर, अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो कितने लोग बोल रहे हैं अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस, तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट है, तो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 दैट विल बी इक्वल टू nRT। वही मैंने लिखा है रे मोटू, देखो nRT की जगह P1 V1 P2 V2। और देखो अगर ये चीज है तो कितने लोग कह रहे हैं V2 by V1 का वैल्यू हो जाएगा P1 by P2 भी। तो इस एक रिलेशन से ये सारी कहानी आ सकती है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये आया कैसे ना, nRT ln V2 by V1 कैसे आया? चलो ये तो समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्मूले यूज करने हैं एक से दूसरे को। वैल्यू कैसे आया ये? तो देखो ये इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आता है आपको। चलो मुझे बताओ, एक इंटीग्रेशन की वैल्यू बताता हूं, उसको बताओ x टू द पावर n dx हो तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। सबको मालूम है इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से सुनो, dx by x क्या हो गया? ln x। ये होता है ना, सबको मालूम है। आज मैं दिखाता हूं W कैसे डिफाइन करते हैं फॉर आइसोथर्मल, क्योंकि कभी कभी ना चांसेस है डेरिवेशन आ जाए, बहुत कम चांस है लेकिन है। तो आप क्या लिखोगे? माइनस P इंटू डी। अब बताओ प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं होता है आइसोथर्मल में, और हमें यहाँ dV है तो हमें या तो इधर कांस्टेंट चाहिए या तो V के फंक्शन में चाहिए, तभी इंटीग्रेशन हो सकता है। भाई आप क्या dx इंटू वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? कभी नहीं। लेकिन अगर ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहे तो कर ले जाओगे। तो जो डी का पार्ट रहता है यहाँ वेरिएबल, वही वेरिएबल इधर दिखना चाहिए। प्रेशर तो वो है नहीं, तो मैं क्या करूं? प्रेशर को मैं क्या लिख दूंगा? एन आर टी बाई वी। क्या यूज किया मैंने? आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों? पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। अब खत्म हो गया जी। एनआरटी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, माइनस एनआरटी बाहर आ गया, इंटीग्रल डीवी बाई वी। अब डीवी बाई वी का इंटीग्रल क्या होगा? V1 से V2 तक क्या होगा भाई? बोलो जल्दी। ln v। ln v कहां से कहां तक? V1 से V2। हो गया क्या यही आंसर? आ गया ना? एक बार ऊपर वाली लिमिट रखो, ln V2 माइनस ln V1, इतना आसान है। रिजल्ट तुम्हें याद रहे इसलिए मैं प्रोसेस समझा दे रहा हूं, आइडियली तुम्हें रिजल्ट याद रहना चाहिए। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया? nRT ln V2 बाई V1, सबको क्लियर हो गया? ओके, मिटा दें इसको। हाँ, ये आइसोथर्मल का था। एक और वर्क डन समझाऊंगा फिर ये खत्म हो गया टॉपिक। हाँ चलो, आइसोथर्मल के बाद ध्यान से सुनो। आइसोथर्मल के बाद एक लेते हैं PV टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जो PV टू द पावर अल्फा, इसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्योंकि
बट यहां ध्यान रखना अल्फा नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा 1 हो गया तो यानी पीवी बिकेम कांस्टेंट, आइसोथर्मल हो जाएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसका आप डेरिवेशन करोगे W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। ध्यान से देखो, ये प्रेशर रखोगे, क्या रखोगे यहां पे K बाई V टू द पावर अल्फा इंटू डीवी। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर आता है, कर दूं क्या पूरा? चलो कर ही देता हूं। बताओ भाई, V के पावर अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? V पे पावर माइनस अल्फा इंटू डीवी, और V पे पावर माइनस अल्फा, K तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेता हूं। V पे पावर माइनस अल्फा का इंटीग्रल क्या होता है? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये सुनो, अरे बेसिकली यार पावर प्लस 1, तो मैं इधर लिख दिया उसको 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सबको क्लियर है? अब यहाँ पे क्या V1 से V2 रख दूंगा मैं, माइनस के को बाहर ही रखो। ये क्या आ गया? अच्छा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को भी बाहर कर दो। अब मैं V2 रख दूंगा, V2 पे पावर 1 माइनस अल्फा माइनस V1 पे पावर 1 माइनस अल्फा। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे ट्रिक लेते हैं। ट्रिक क्या है? क्योंकि Pv टू द पावर अल्फा कांस्टेंट था, इसका मतलब P1 V1 पे पावर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 पे पावर अल्फा, और यही K है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब K से अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा ना, इस K को इधर ले जाऊंगा और इधर ले जाऊंगा, तो इसके साथ जब मैं रखूंगा तो मैं V2 वाला इक्वेशन यूज करूंगा, P2 V2 पे पावर अल्फा, और जब इसके साथ K लगाऊंगा तो मैं V1 का पार्ट रखूंगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो V2 पे पावर 1 माइनस अल्फा इंटू V2 पे पावर अल्फा, दोनों जोड़ो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, गायब हो गया। सिंपली क्या बन गया वो? P2 V2, और इधर क्या बन जाएगा? P1 V1। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आता है P2 V2 माइनस P1 V1। ऊपर बना, नीचे क्या बना? 1 माइनस अल्फा था, ये माइनस नीचे चला गया, अल्फा माइनस 1। दिस इज W फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये याद कर लो। तो एक आइसोथर्मल याद कर लेना था, और दूसरा कौन सा याद कर लेना था हमें? पॉलीट्रॉपिक का। इसके अंदर दुनिया जहान के जितने केसेस आते हैं सब कवर हो जाएंगे। मतलब आइडियली अब आप कोई क्वेश्चन आएगा आप सब सॉल्व कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, वर्क से रिलेटेड कहीं का भी क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व कर लोगे, इतना काफी इक्विप्ड हो गए। एक प्रॉब्लम बस यहां पे थी कि भाई आर यहां पे क्या रखोगे, तो देख लेना, आर का जूल में रखना हो तो जूल में कर लेना। कैलोरी यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना यार उस चीज में, और यहाँ टेम्परेचर तो आपको मालूम है कैलोरी में होता है। ये चीज अगर बचा लेंगे तो सब सही, ठीक है। तो याद हो गया, आ जाएगा तो कौन सा बड़ा बात है यार, वैसे आएगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा मतलब आगे की बात है। ये वैल्यू याद रखो, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन अल्फा माइनस 1, और है कुछ भी नहीं यार। इसी प्रेशर को ही तो मैं लिख रहा हूं, nRT बाई V एक बारी लिखा था, और इस बारी K अपॉन V टू द पावर अल्फा लिख रहा हूं। अब इस बारी क्यों नहीं nRT बाई V लिख रहा हूं? क्योंकि टेम्परेचर इस बारी कांस्टेंट नहीं है, तो इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल फंस जाएंगे, बचना है हमें, इसलिए मैं V लेके आ रहा हूं बस, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक, तो आइसोथर्मल हो गया, पॉलीट्रॉपिक हो गया, याद रहेगा। चलो भाई बताओ, आइसोथर्मल का वैल्यू कितना था? आइसोथर्मल का वैल्यू माइनस nRT ln V2 बाई V1। और क्या खास बात थी? P1 V1 इज इक्वल टू इतना इक्वेशन ध्यान रखते हुए सब इसमें मॉडिफाई कर लो अपने, ठीक है। एंड W फॉर पॉलीट्रॉपिक क्या था? माइनस रहने दो, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन, और ये अल्फा कहां से निकालते हैं? V पे पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हो वहां से निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू रख करके वहां से, ठीक है। बोलो। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस सुना है? कितने लोगों ने सुना है? नाम हाथ उठाओ। नहीं, मैंने बताया था, कब बताया? आज? बहुत पहले बोला था, ठीक है। अच्छा हाँ, रियल गैस में मैंने डिस्कस किया होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हाँ, अभी भी बोला है। अरे तुम लोगों ने फिजिक्स में नहीं सुना क्या एडियाबैटिक प्रोसेस? चलो कोई बात नहीं। तो सुनो, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है, अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि बेटा सिस्टम से बाहर
हीट का ट्रांसफर हो सकता है, और अगर ओपन है तो मास का भी एक्सचेंज हो सकता है। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा है जिसमें Q का एक्सचेंज बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, तो नेचुरली मास तो जा ही नहीं सकता है। So adiabatic process is that where heat exchange between system and surrounding is zero या not allowed. लिखो what is adiabatic process बेटा? Adiabatic process is the process in which heat exchange between system and surrounding is zero or heat exchange is not allowed. Heat exchange is not allowed. क्लियर हो गया सबको? हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, Q वैल्यू 0। और उसकी खास बात क्या होती है पता है? जब आप Q इज इक्वल टू 0 करके आइडियल गैस वाले पूरे इक्वेशन में लगा के सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन आता है, P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आता है, जहां पे गामा क्या है? Cp बाई Cv। व्हाट इज Cp हियर? Cp बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है सबको मालूम है ना? C का वैल्यू क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T इंटू नंबर ऑफ मोल, ये होता ना बेटा? बोलो। तो जब हम Cp लिख रहे होंगे तो यहां Q एट कांस्टेंट प्रेशर, बस Cp का मतलब क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड ये अब देखो इनकी वैल्यूज कभी कभी ना एग्जाम में पूछता है Cp Cv का। अब देख ले, ध्यान से सुन ले भाई, Cv एंड Cp में एक रिलेशन होता है, Cp माइनस Cv का वैल्यू R के बराबर होता है, या फिर Cp थोड़ा बड़ा है Cv प्लस R। ये वैल्यू याद रख लेना, इसको याद रख लेना। अब मैं एक वैल्यू बताऊंगा, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो Cv की वैल्यू कौन सा नेचर ऑफ गैस है उसके लिए उस पर डिपेंडेंट है, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए होता है बेटा 3/2R, याद रख लेना। डाई एटॉमिक के लिए 5/2R, और इसके लिए होता है 6/2R, जिसको हम 3R भी बोलते हैं। याद रहेगा? 3, 5 एंड 6, 3/2R, 5/2R। व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Cp माइनस Cv की वैल्यू कितनी होती है? तो क्या गामा निकाल लोगे? कभी आपसे पूछे कि भाई गामा बताओ मोनो एटॉमिक के लिए, तो नहीं निकाल लोगे। क्या होता है ये? Cp बाई Cv। जरा वैल्यू बताओ तो, निकल के बताओ। मोनो एटॉमिक गैस के लिए बताओ Cp एंड Cv का वैल्यू। कितना हो गया? 5/3। बहुत बढ़िया। Cp का वैल्यू, Cv का वैल्यू कितना है भाई? 3/2R, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2R प्लस R। यही था ना हमारा, Cp का है Cv प्लस R। तो 3/2 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5/2 अपॉन 3/2, ऊपर R नीचे R कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 5/3। याद रहेगा सबको? ऐसे डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक सबके लिए निकाल लोगे ना जब भी पूछेगा, तो गामा की वैल्यू कैसे, ये सब निकल जाएगा। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या इसका W का वैल्यू आप तुरंत लिख सकते हो? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे? तुरंत लिख सकते हो, बिल्कुल तुरंत, विद इन 30 सेकेंड। कैन यू राइट दिस?
बिल्कुल सही। अभी तो हमने डिफाइन किया था पी वी टू द पावर अल्फा का वैल्यू, अल्फा की जगह यहाँ पे क्या आ गया गामा। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, क्या आएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन आ गया। अच्छा ये कितने लोग कह रहे हैं कि सर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन को तो मैं एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन भी लिख सकता हूँ अपॉन गामा माइनस वन, और इस वैल्यू को मैं एन आर डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना, कभी अगर टेम्परेचर दे दे तो ये रिलेशन लगाएंगे, प्रेशर वॉल्यूम दे दे तो इसको लगाएंगे। इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। सो वी आर डन विथ वर्क रिलेटेड, जितनी भी थियरीज थी सब खत्म कर दिया। न्यूमेरिकल आएंगे कर लोगे या वो भी कराने की जरूरत है? कराने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा अब अगला हेडिंग डालो हीट के बारे में। सर के ऊपर जा रहा है क्या? हाँ बोलो, जल्दी खत्म करो। जल्दी करा रहा हूं ये क्या? यार इससे जल्दी तो तुम लोगों को ना पता भी नहीं पड़ेगा मैं क्या करा दूंगा। अभी जितनी चीजें समझ आ रही हैं बढ़िया से समझ लो, क्योंकि उसके बाद वाली चीजें हैं उसमें समझने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी ये दिमाग में बिठा लोगे तो आगे वाली चीजें जाके रीडिंग में लगा लोगे ना तो आ जाएगा। ये स्टार्टिंग का ही हर्डल सबसे बड़ा हर्डल है, ये समझना। अगर इतनी चीजें समझ गए हो तो अब तुम थर्मो जाके एनसीईआरटी रीड भी करोगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी मैं पूरा कराऊंगा, टेंशन मत लो। मेरे दिमाग में है कि मुझे कहाँ पेशअप करना है, रिलैक्स रहो तुम लोग यार। चलो तो वर्क खत्म हो गया। हीट, हीट कैसे निकालते हैं भाई? देखो अभी मैंने समझाया था, हीट डिपेंड करता है कि जब तक कोई चीज सॉलिड से सॉलिड है या लिक्विड से लिक्विड है या गैस टू गैस है, इन तीनों प्रोसेसेस के लिए स्टेट वन से स्टेट टू हीट का वैल्यू सिंपल यही लिखते हैं एम एस डेल्टा टी, या मोल के टर्म में एन सी डेल्टा टी। सिंपल है, क्योंकि हीट कैपेसिटी हमने कैसे डिफाइन की थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट डिवाइडेड बाई मास इंटू डेल्टा टी। तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? एम एस डेल्टा टी। मोलर जो था वहां पे सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, वहां से क्यू निकाल लोगे तो ये वैल्यू होती है या तो एम एस डेल्टा टी या तो एन सी डेल्टा टी। लेकिन बेटा हीट ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। किसी भी फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आप देखो जब भी लिक्विड बॉयल कर रहा हो, जब तक पूरा लिक्विड वेपर में ना चला जाए, आप थर्मामीटर लगा के देखोगे टेम्परेचर हमेशा वही, उसका बॉइलिंग पॉइंट ही फिक्स रहेगा, बदलने वाला नहीं है। 100 डिग्री अगर वाटर उस पर बॉयल कर जा रहा है, थर्मामीटर लगाओ, 100 डिग्री से पहले तक वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे अभी ठंड के टाइम में पानी गर्म करना शुरू करो, थर्मामीटर लगाओ तो 8-10 डिग्री से शुरू होकर के बढ़ते 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 100 तक जाएगा। 100 के बाद बढ़ेगा ही नहीं वो, क्योंकि 100 उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर बनना शुरू हो गया। तो फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये रिलेशन ही वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से तो जीरो आ रहा है, हम इतना हीट दिए जा रहे हैं, बट इसके हिसाब से आंसर। फेज ट्रांजिशन में हीट का वैल्यू होता है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट बोलते हैं एल, जहां पे एल क्या है? लेटेंट हीट। अब ये ध्यान रखना बेटा, यहां मास तब लिखोगे जब लेटेंट हीट का वैल्यू किसमें दिया हो, लेटेंट हीट की वैल्यू किसमें दी हो? मास के यूनिट में। जैसे मान लो मैंने दे दिया लेटेंट हीट इज 5 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 5 कैलोरी पर ग्राम मान लो मैंने दे दिया, 5 कैलोरी पर ग्राम। इसमें तो आएगा नहीं ना, सेल्सियस कहीं भी नहीं आएगा, टेम्परेचर का यूनिट ही नहीं आएगा, 5 कैलोरी पर ग्राम। तो यहां पे आप देखो नीचे ग्राम लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है, लेकिन मान लो यही दे दिया 5 कैलोरी पर मोल, तो आप इतने होशियार हो कि जब मोल लिखेगा तो आप मोल से मल्टीप्लाई करोगे, जब मास लिखेगा तो आप मास से मल्टीप्लाई करोगे। हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन खत्म हो गया, बोलो। तो बस हीट का कहानी इतना ही है,
वी आर डन विथ हीट। तो हमारा हीट हो गया, वर्क हो गया। तीसरा लिखो इंटरनल एनर्जी। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एंथैल्पी पढ़ेंगे, एंड वी आर डन विद थर्मो। ठीक है। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? भाई कोई बताएगा मुझे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? या फिर यू, इसको यू आइडियल गैस के लिए देते। देख बच्चा मेरी, हाँ बोलो। Internal energy of a system is the sum of all its internal kinetic energy and internal potential energy. Write it down. Internal energy of a system is sum of all internal potential energy and internal काइनेटिक एनर्जी। अब मैं ये इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इंटरनली मॉलिक्यूल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेट भी कर सकते हैं, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये सभी का सम होता है। ऑल इट्स रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, जितने तरह के मोशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक चले जाओ, न्यूक्लियस के लेवल तक चले जाओ, बताओ क्या इंटरनल एनर्जी हम कभी कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि न्यूक्लियस कैसे बना है उसके फोर्सेस ही आज तक नोन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक का सिंगल इलेक्ट्रॉन तक के लिए तो चलो बोर साहब बता के चले गए थे, बाकियों का तो पता ही नहीं है आज तक जिंदगी में क्या करना है। तो मतलब बेटा इंटरनल पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू हम कैलकुलेट, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये बात लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो फिर क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट वी कैन डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये बहुत बड़ा मजाक हो गया कि अगर U नहीं मालूम है तो U2 U1 कहां से निकालेंगे और डेल्टा U कहां से निकल रहा है? उसी के लिए यूज करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ लिखो, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं भाई? इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सुन रहे हो मेरी बात? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू, लिखो कहानी इतनी पूरी। दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, it can only convert from one form to other form. It can only convert from one form to other form. ठीक है, सबको क्लियर हो गया? बोलो। अब इसी से हम लोग देखेंगे कैसे हम सिस्टम के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो निकाल नहीं सकते। तो मान लो ये सिस्टम है आइडियल गैस का, 2 मोल आइडियल गैस मान लो ऑक्सीजन का भर रखा था, मैंने बाहर से इसमें हीट दिया Q और मैंने इस पे काम भी किया W। ये एनर्जी गई कहां? फिर ये एनर्जी
के अंदर इंटरनल एनर्जी को बदलेगा। आप कोई भी सिस्टम हो उसमें हीट दूंगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा ना। कहां क्या हो रहा है फिर, वो इंटरनल एनर्जी को बदल रहा है। वर्क करूंगा मैं, उससे भी इंटरनल एनर्जी बदलेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो मैं हीट दे रहा हूं और जो मैं वर्क कर रहा हूं, ये कहां जा रहा है, इंटरनल एनर्जी को ही तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यही है इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा यू। व्हाट इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल। तो अब समझ में आया कैसे कर पाएंगे हम लोग, U2 U1 नहीं निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं एंड ये निकाल रहे हैं, और इन दोनों को जोड़ लेना, जो आएगा आंसर वो डेल्टा यू के बराबर होगा। बोलो हाँ। यहीं से हम लोग एक बात समझते हैं कि पाथ फंक्शन क्या होता है एंड स्टेट फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन क्या है एंड स्टेट फंक्शन क्या है। ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करे उसको स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। एनी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल which only depends on its initial and final state and does not depend by which process it is carried out, कैसे हो क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। A state function is that function whose value only depend on the initial and final state, यानी state of the system, does not depend on the path carried out, does not depend किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ कैरिड, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ कैरिड। पता है स्टेट फंक्शन में कौन कौन से आएंगे, ये भी पूछता है एग्जाम में, कौन कौन सा आता है। ये आपका जो डेल्टा यू है ना, ये स्टेट फंक्शन का पार्ट है, मतलब यू एक स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। और कौन सा है इंथैल्पी, और कौन सा है गिब्स, और कौन सा है एंट्रोपी। बेटा मैं बता दूं कौन से नहीं है, वो याद कर लो, वो छोटा लिस्ट है। कौन सा नहीं है, Q एंड W, ये हमारा पाथ फंक्शन होता है। मतलब जैसा पाथ आप फॉलो करोगे उसके हिसाब से Q W बदल जाएगा, बट डेल्टा यू का वैल्यू सेम रहेगा, डेल्टा यू सेम रहेगा। मतलब आप अगर स्टेट 1 से आप स्टेट 2 में चले गए, मान लो आप यहां से यहां जा रहे हो, दो अलग अलग रास्ते से जा रहे हो। फर्स्ट पाथ जब आपने फॉलो किया तो आपने हीट दिया 200 कैलोरी और वर्क हुआ मान लो 50 कैलोरी। और इस केस में बोलेगा कि अगर मैं Q सप्लाई करूं 100 कैलोरी तो बताओ इसमें W कितना होगा, निकाल पाओगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ W। ये स्टेट A से स्टेट B में गया है, दो अलग अलग रास्ते से गया है, पाथ 1 एंड पाथ 2। दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2, पाथ 1 एंड पाथ 2। पहले पाथ में मैंने क्या दिया है आपको, सारी चीजें दे रखी है, Q भी दे रखा है एंड W भी दे रखा है। सेकंड वाले में मैंने Q दिया है, W पूछा है। क्या है आंसर, इजी है ना। तो बेटा फर्स्ट वाले के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, Q1 प्लस W1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 प्लस W2। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू का वैल्यू फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा, बिकॉज यू इज अ स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल स्टेट आप बदल नहीं रहे हो। तो U2 भी चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, U2 का वैल्यू UT ही रहने वाला। तो U2 माइनस U1 ये फिक्स वैल्यू है, तो इसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ था कितना, 200 प्लस 50
इधर रख लूंगा मैं, Q2 नहीं दिया हुआ है एंड ये W नहीं मालूम है, तो W2 इज इक्वल टू कितना 150 कैलोरी। सबको क्लियर हो गया? बोलो। तो समझ आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर आइडियल गैस आई एम गोइंग टू यूज दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था हमारे पास? Q प्लस W का वैल्यू किसके बराबर था? डेल्टा U के, है ना? अब देखो, अगर मैं इस तरीके से जाऊं कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, भाई मैं पाथ 1 से पाथ 2 ऐसे जाऊं कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी आइसोकोरिक। तो कितने लोग ये समझ रहे हैं जब सर आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कितने लोग कह रहे हैं W 0 हो जाएगा? ये कितने लोग अग्री करते हो मेरे स्टेटमेंट से? इफ इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस W विल बी 0। अरे आइसोकोरिक का मतलब तुम उसको एक्सपैंड होने ही नहीं दे रहे हो, फोर्स कितना भी लगा लो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो क्या वर्क डन आएगा? तो फिर ऐसे इंटीग्रेशन से सोचो, P इंटू डीवी, अगर डीवी ही 0 कर दो तो खत्म हो गया ना कहानी। तो कुछ भी रख दो उससे मल्टीपल, तो ये लिख लेना भाई तुम लोग, आइसोकोरिक के लिए वर्क डन क्या होता है? 0। एक्सपैंड होने ही ना दो, कंप्रेस होने ही ना दो, कितना भी प्रेशर लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? आइसोकोरिक के लिए 0 हो गया। तो Q प्लस W बिकेम डेल्टा। समझ में आ गया सबको? अब बताओ, अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस से गया स्टेट 1 से स्टेट 2, तो कितने लोग कह रहे हैं 0 हो जाएगा ये? फॉर आइसोकोरिक पाथ ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और Q का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम? क्योंकि आइसोकोरिक जा रहे हैं तो C की जगह CV लिखना पड़ेगा, तो NCV डेल्टा T लिख सकता हूं। क्या ये डेल्टा U का वैल्यू आ गया? हमेशा याद रखना, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, ये कभी डिपेंड नहीं करेगा कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो। और CV का वैल्यू मैंने आपको रटवा दिया है, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए क्या होता है। तो डेल्टा U फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। एकदम रट जाओ। पूछते भी हैं कैसे डिफाइन करते हैं डेल्टा U को, तो क्या बोलोगे? हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल ओनली चेंज द इंटरनल एनर्जी। सो आप लिख लेना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हो गया बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया? समझ में आ गया सबको? वर्क आपने पहले ही देख लिया है, W भी देख लिया, सॉरी Q भी देख लिया है, डेल्टा U भी समझ में आ गया। याद रहेगा डेल्टा U का वैल्यू कितना होता है? हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और क्या हो सकता है? आइडियल गैस है तो NCV डेल्टा T। सबको क्लियर है? आइए अगला हेडिंग डालिए, ये भी खत्म हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ओवर। अगला हेडिंग डालो आप, इंथैल्पी। इंथैल्पी ये सबसे बड़ा पार्ट है इन टर्म्स ऑफ द वेटेज ऑफ CBSE ना, क्योंकि इसके पहले का पार्ट आप डायनेमिक्स में कवर करते हो ये, और है बेहद आसान, क्योंकि आप देखो मैंने बोला ना, ये सब चीज सीक्वेंस पे है। आप W समझ गए, Q समझ गए, U समझ गए, आपको H भी समझ में आ जाएगा। पीछे में क्लैरिटी नहीं है ना, तो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? तो व्हाट इज इंथैल्पी? इंथैल्पी कैसे डिफाइन करते हैं? इंथैल्पी का सिंबल H होता है। इंथैल्पी इज डिफाइंड एज किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड, सॉरी इंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल, लिखो ऐसे ही, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड the product of pressure and volume। ये प्रेशर वॉल्यूम कहां का होता है? बाउंड्रीज का होता है जनरली, कि बाउंड्री पे प्रेशर कितना लग रहा है, वहां का वॉल्यूम, मतलब बाउंड्रीज को, वॉल्यूम तो हमेशा बाउंड्रीज तक का ही डिफाइन। डेल्टा U कहां लिखा है मोटू? चेंज इन इंटरनल एनर्जी था। डेल्टा क्या होता है? चेंज ही होता है ना, बोलो।
अब यहां से देखो, मैं एक चीज डिफाइन करूंगा, ध्यान से समझना। पूछता है एग्जाम में कि जैसे आपने डेल्टा यू को बोला था कि हीट सप्लाइड या एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोगों ने आइडियल गैस है तो NCV डेल्टा टी लिखा आइडियल गैस के लिए। और आइडियल गैस नहीं है तो ये डेफिनेशन सबके लिए वैलिड है, वो आइडियल गैस हो, लिक्विड हो, लेकिन ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं NCV डेल्टा टी, क्योंकि CPCV का मतलब किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा एच कैसे लिख सकते हैं? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। कितने लोग कह रहे हैं कि अगर कांस्टेंट प्रेशर हो गया, बताओ, मैंने एच भी क्या था हमारा? स्टेट फंक्शन, लिख लेना, इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, मतलब ये इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। अब देखो, एट कांस्टेंट कितने लोग बोल रहे हैं कि प्रेशर अगर आप कर दो सर, P कांस्टेंट कर दो, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? निकालो तो जरा। डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, P कांस्टेंट था, बाहर आ गया, P डेल्टा V। और कितने लोग कह रहे हैं P डेल्टा V कांस्टेंट प्रेशर के केस में कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? -W। ये सुनो, बोलो भाई। और डेल्टा U माइनस W का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, W प्लस Q इज इक्वल टू डेल्टा U। तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर डेल्टा U माइनस W का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q। ये कुछ और नहीं बल्कि क्या हो गया? अगर W एट कांस्टेंट प्रेशर निकाल रहे हो तो ये वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि QP हो गया। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि इट इज सिंपली Q एट कांस्टेंट प्रेशर? तो इसलिए हमेशा याद रखना, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। जबकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या था? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन एंथैल्पी क्या है बेटा? हीट सप्लाइड। ये एकदम पूरा रट के जाना है पूरा, इतनी चीजें, ठीक है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी, whereas हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि जब जैसे आपने अभी लिखा था Q का वैल्यू V के केस में, वैसे ही मैं इसको लिख सकता हूं NCP डेल्टा टी। भाई कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैसे लिख सकते हैं? C की जगह CP लिखेंगे बस। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे लिखते थे? CV लिखते थे उसको, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। क्या CP का वैल्यू आप बता नहीं पाओगे? मोनो डाई ट्राई हो गया तो बता ले जाओगे भाई, CV निकल जाएगा उसका, तो CP याद है वो वैल्यूज मोनो के लिए 3/2R CV, 5/2R, 6/2R, ये CV का वैल्यू है। CP निकालना हो तो R जोड़ दो सब में, CV निकल जाएगा, CP निकल जाएगा, ये वैल्यूज निकल जाएंगे। किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस के लिए CP CV हम लोग निकालते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखो एग्जाम में एप्लीकेशन क्या पूछता है, मैं सीधा उसी पे आता हूं क्योंकि बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। फॉर केमिकल रिएक्शन, अब समझना, मैं 3-4 रिएक्शन दे रहा हूं और यही एग्जाम में पूछता है ना, यही क्वेश्चन आता है, एकदम दिमाग में बिठा लो। अगर 5-6 क्वेश्चन दिया तो ये पक्का आएगा ही आएगा। तो यहां पे मैं एकदम अटमोस्ट फोकस चाहिए तुम लोग का, ठीक है। कंफर्म क्वेश्चन है ये, यू गाइस कैन थैंक मी लेटर। अभी फिलहाल सुन लो अच्छे से, ठीक है। 2 अमोनिया, P4 सॉलिड प्लस 5 O2, P4 O10 सॉलिड। एक तीसरा रिएक्शन दूंगा मैं, PCl5 गैस, PCl3 गैस, और एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, ये गैस है बेटा ना, एक लास्ट दूंगा H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस HI, 2 टाइम्स HI, सॉरी HCl होगा ना गैस। पता है इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि फिगर आउट करो कि डेल्टा H किस में ज्यादा है डेल्टा U से, या कभी कभी ऐसा पूछता है डेल्टा U की जगह पे डेल्टा E लिखता है। इंटरनल एनर्जी का दोनों सिंबल होता है, मोस्ट कॉमन सिंबल E ही है ना केमिकल रिएक्शन के लिए।
किसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी, किसमें ये होगा, फिगर आउट किसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज ज्यादा होगा, और ये फिगर आउट करो किसमें डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा। ये तीनों पार्ट आप असाइन करो किसके लिए, कौन से रिएक्शन के लिए लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये रिलेशन है क्या, फिर उसके बाद आते हैं, ये मिटा दो ना ये सब। देखो अगर तुम्हें ये पहला वाला बात याद है ना, तुम यहीं से ड्राइव कर सकते हो। देखो इस जगह से आप क्या लिख सकते हो, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, और H2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, U2 प्लस P2 V2। और जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो वो डेल्टा H हो जाएगा, ये डेल्टा U हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1। ये बेटा किसका है, रिएक्टेंट। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, जब रिएक्टेंट लिया। और ये किसका है, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितने लोग कह रहे हैं, समेशन ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इनटू आरटी। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। कितने मोल गैसेस के हैं प्रोडक्ट में, माइनस कितने लोग बोलेंगे ये रिएक्टेंट के लिए, तो समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इनटू आरटी। टेम्परेचर सेम रहता है, रिएक्शन जब भी कैरी किया जाता है तो इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर सेम होता है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट पे देख सकते। अभी कितने लोग बोल रहे हैं आरटी कॉमन आ जाएगा, ये आरटी कॉमन आ गया, ये क्या आ गया, डेल्टा एनजी। समझ में आ गया क्या, व्हाट इज डेल्टा एनजी मोटू, सम ऑफ द मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। लिख लो ये बात, सम ऑफ द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट sum of the moles of gaseous reactant। ये डेल्टा एनजी है। अब बताओ यहां डेल्टा एनजी क्या है, ये रिलेशन याद रहेगा सबको, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का रिलेशन याद रहेगा सबको, सॉरी, इज इक्वल टू डेल्टा यू लिखो या डेल्टा ई लिखो एक ही बात है, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। बताओ इसका डेल्टा एनजी बताओ जल्दी बोलो। 2 प्रोडक्ट में 2 मोल है, रिएक्टेंट में कितना है 1 प्लस 3, कितना आ गया -2। इसका बता डेल्टा एनजी, माइनस, देख प्रोडक्ट में 0 है, -5। इसका डेल्टा एनजी बता दे, इसका डेल्टा एनजी बता दो। समझ में आ गया। अब क्या साइन बता सकते हो किसके लिए कौन ज्यादा कौन कम होगा, बताओ। डेल्टा एनजी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें से कुछ घटाने पे ये मिल रहा है, इसका मतलब डेल्टा ई बड़ा है। बोलो, तो क्या मैं बोल सकता हूं फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, कैन आई से लाइक दिस। अरे बोलो यार मोटू लोग, अगर मान लो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें कुछ जोड़ने से ये आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा, या डेल्टा ई, डेल्टा यू, कुछ भी सिंबल यूज कर। यहां के लिए भी वही आ जाएगा, डेल्टा ई ग्रेटर देन डेल्टा एच। यहां ई लिख सकते हो, हर जगह इंटरनल को ई लिख सकते हो। यहां कितने लोग कह रहे हैं दोनों बराबर हो जाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। इतना समझ गए सब लोग, बोलो भाई, एकदम क्लैरिटी आ गया ना इसमें, किसी तरह का कोई तकलीफ इसमें, ये इक्वेशन रट जाना है, ये जो क्वेश्चन कराया है इसको समझ लेना है बस। और पुराने पेपर से अगर आपके आए हुए हो तो एक बार दोबारा देख लेना उसको, तो तुम्हें थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी कि अच्छा ये सारे पार्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, इंथैल्पी भी खत्म हो गया। अगला हेडिंग डालो, इंट्रोपी देखो, इंट्रोपी, और फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा गिब्स।
तो देखो कितने पन्ने हैं, समझ गए हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंट्रोपी, सुनो बच्चों ध्यान से सुनो। एंट्रोपी कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। व्हाट इज एंट्रोपी? कोई सिस्टम कितना रैंडम है उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा रैंडम होगी, उतनी ज्यादा होगी। ये बताओ सबसे पैक्ड अरेंजमेंट किसका होता है? जहां पे चीजें अपनी जगह एकदम व्यवस्थित हो, सॉलिड। तो आइडियल क्रिस्टल जो बनते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं, उसमें एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 मान लेते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट शुरू होगा, वाइब्रेशनल, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। लिक्विड में आया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक भाग सकते हैं, गैस में आया तो कहीं भी जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? गैस की। लिखो ये बात, एंट्रोपी इज अ indirect measure of degree of randomness of a system. Indirect measure of degree of randomness. Entropy is a indirect measure of degree of randomness. डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। लिख लो, लिख लो, एंट्रोपी नोट करके लिखो। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज 0। पता है ये कौन सा लॉ है? इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड बताऊंगा, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, थर्ड पहले ही बता दिया। एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज 0। ओके नहीं, अरे 0 केल्विन को ओके बोल रहा है। हाँ, 0 केल्विन इज 0, ठीक है। परफेक्ट क्रिस्टलाइन होना चाहिए, लेकिन एकदम ऑर्डर्ड रहना चाहिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अब यहां पे लिख लेना सॉलिड एंट्रोपी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिंबल क्या है? सॉलिड से काफी ज्यादा लिक्विड, और इन सब से बहुत 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 ज्यादा किसका होता है? गैस का। एक बात बताओ, अगर किसी सिस्टम को हीट दोगे एंट्रोपी बढ़नी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, बढ़ता भी है। तो जो एंट्रोपी है उसकी वैल्यू निकालते कैसे? इसको बोलते हैं dq रिवर्सिबल बाई टी, क्योंकि देख अगर रिवर्सिबल नहीं हुआ तो टी डिफाइन नहीं होगा। और ये भी एक क्या है? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। ये भी एक स्टेट फंक्शन है, जैसे h था, जैसे u था। वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन है। बाकी जितने टर्म मैंने आपको समझाए हैं वो सब क्या है? स्टेट फंक्शन। अच्छा, हीट है तो हीट कैपेसिटीज भी पाथ फंक्शन ही है ना, वर्क एंड हीट उनसे मिलते जुलते जो टर्म है। तो चेंज इन एंट्रोपी निकालना हो तो कितने लोग कह रहे हैं? इंटीग्रल ऑफ dq रिवर्सिबल बाई टी करना पड़ेगा। ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी, है ना। तो अभी फिलहाल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए कि आप एंट्रोपी निकालो, इसके बहुत कम चांसेस है। आ गया आ गया मान लो आइडियल गैस में, तो आप इतना इक्विप तो हो ना, dq का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से? देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डी। q की वैल्यू क्या हो सकती है? nc dt। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? w की वैल्यू क्या होती है? अरे मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, q ही निकालना है ना, du माइनस डब्ल्यू करके। मैं q के जगह पे रखना चाह रहा हूँ, तो du की जगह क्या लिख सकते हैं? ncb dt। w की जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस pdv। अरे इंटीग्रल नहीं डालना है, माइनस pdv, ठीक है।
CV dt प्लस PdV। अब ये पूरा उठा के यहां रख दोगे, दो टर्म बनेंगे, एक का dt बाई टी बनेगा, एक का dv बाई वी बनेगा। तो दोनों का इंटीग्रल कर लोगे तो इसका आंसर आता है n r ln v2 बाई v1 प्लस n cv ln t2 बाई t1, ये बनता है। बट ये आएगा नहीं बेटा, आया तो फिर दिमाग लगाना, नहीं तो नहीं आने वाला है। वैसे यहीं से डिराइव हो जाता है, बट फिर भी चांसेस बहुत कम है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आए। अब आता क्या है वो मैं समझाता हूँ। यहां तक बस इतना ही है, नोट करो, कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होगा दिमाग, ठीक है। तो बस एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ध्यान रखना है, डी क्यू बाई टी, ठीक है। सबको क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है ना? अब देख इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझ लो। जैसे मैंने मान लो आपको दो तीन रिएक्शन में दे दे रहा हूं फटाफट ना, ध्यान से सुनना। P4 सॉलिड प्लस O2 5 टाइम्स गैस फॉर्मिंग P4O10 सॉलिड। आपको पूछेगा डेल्टा एस का साइन बताओ रिएक्शन के लिए, बताओ साइन बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव। मतलब प्रोडक्ट की इंट्रोपी ज्यादा है या रिएक्टेंट की इंट्रोपी ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की ज्यादा हुई, डेल्टा एस का मतलब एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, ऑब्वियसली समेशन करना पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं, बता जल्दी, प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है या रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज्यादा है? तो प्रोडक्ट में सर सॉलिड है, रिएक्टेंट में गैस है, एंड गैसेस की एंट्रोपी, तो इसका मतलब क्या आएगा? नेगेटिव। ये बात लिख लेना, सिंस रिएक्टेंट हैव गैस, उस साइड की एंट्रोपी, जिधर ज्यादा मोल गैस के होंगे उस साइड का एंट्रोपी ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं, मैं पूछूं कि बता अमोनिया डिकम्पोज हो रही है और क्या बन रहा है? N2 गैस बन रहा है और 3H2 गैस बन रहा है। इसका डेल्टा एस का साइन बताओ। यस, पॉजिटिव होगा, समझ में आ गया। मैं बोल दूं कि H2 प्लस I2 फॉर्मिंग 2HI है, इसका डेल्टा एस का साइन बताओ, तो कितने लोग कहेंगे? लगभग 0 होगा, क्योंकि 2 मोल लेफ्ट में भी है, 2 मोल राइट में भी। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है, हाईली लाइकली, ठीक है। सबको ध्यान रहेगा ये बात, बोलो। अच्छा, कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई H2O लिक्विड से H2O वेपर बन रहा है, ध्यान से सुनो, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, और डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है और आपको बॉइलिंग टेम्परेचर भी दिया है। मान लो ये बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, T0 दे रखा है, आपसे पूछ ले कि बताओ डेल्टा एच कितना हुआ। सबसे आसान क्वेश्चन है, मैंने क्या समझाया था? dq बाई टी लिखना है, बोलो, इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी, सॉरी। अब dq की वैल्यू, हीट का वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं? वो तो डेल्टा एच खुद ही दिया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर भी तो है वो, तो मैं डेल्टा एच लिख दूंगा, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होता है। अरे बोलो ना मोटू, बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा एच। फेज ट्रांजिशन में डेल्टा एच इज सिंपली इक्वल टू टी डेल्टा एच। आपको अगर डेल्टा एच मालूम हो, टी मालूम हो, तो ये निकल सकता है। इतना आसान है, क्यों? क्योंकि फेज ट्रांजिशन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, ये बाहर निकल जाएगा, ऊपर वाला डेल्टा है। फेज ट्रांजिशन के लिए बस एक वैल्यू दिमाग में रखो, बाकी सब कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग। फेज ट्रांजिशन का डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टेम्परेचर विल गिव यू चेंज इन एंट्रोपी, दैट्स इट, इट इज दैट सिंपल। क्लियर है सबको? बोलो, लास्ट फंक्शन पढ़ते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी।
हो गया बेटा, कर लिया सबने? मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये लेक्चर को दोबारा देख लेना एक बारी, क्वेश्चंस करते समय, अपने क्वेश्चंस जब भी ट्राई कर रहे हो थर्मो के, तो उस टाइम पे आप इसको दोबारा देख लेना, फिर आपको ना और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। क्योंकि बेटा 1 घंटे में मैंने थर्मो पढ़ा दिया यार, मजाक हो गया, ठीक है? तो सीबीएसई के लिए इससे ज्यादा टाइम डिजर्व नहीं होता है, ठीक है? अब देखो, जैसे मैंने इंथैल्पी डिफाइन किया था कि बेटा क्या था, U प्लस पीवी, यही था ना? ठीक ऐसे ही गिब्स को डिफाइन करते हैं H माइनस टीएस से, H माइनस टीएस। T क्या है? टेम्परेचर। S क्या है? एंट्रोपी। G क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। अगेन जैसा मैंने तब बोला था आपको कि जैसे U आप निकाल नहीं सकते हो तो H भी निकल नहीं सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो H नहीं निकल सकता है तो G भी नहीं निकल सकता। इसलिए हमारे लिए सारे पैरामीटर्स चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल टर्म है रादर देन व्हाट इज द एंथैल्पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री, ये कभी नहीं पूछता। चेंज पूछता है, उसका साइन पूछेगा या चेंजेस डायरेक्टली पूछेगा। सबको क्लियर है यहां तक? आइए देखते हैं। अब इस डेल्टा एच का यूज क्या है वो मैं समझाता हूं। तो जब आप डेल्टा करोगे, मतलब डिफरेंशिएट करोगे, तो ये आ जाएगा, देखो डेल्टा जी, अरे मतलब वही बेटा G2 इज इक्वल टू H2 माइनस T2S2। बोलो, G1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? H1 माइनस T1S1। अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो दोनों T ही रहेगा। अब आप डेल्टा G लोगे तो क्या आएगा? डेल्टा H माइनस T, कांस्टेंट था डेल्टा S। तो ये एक रिलेशन हमेशा याद रखना, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये हम लोग केमिकल रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब इसका सीधा यूज बताता हूं और खत्म है ये फंक्शन वे, ठीक है? इसका यूज क्या है? कभी कभी पूछता है कि भाई माइनस टाइम ऑफ डेल्टा जी क्या बताता है? दिस गिव्स अस मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। व्हाट इज डेल्टा जी? मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। बट एनीवे, मैं इसके साइन की बात कर रहा हूं। याद रखना, डेल्टा जी अगर नेगेटिव हुआ तो बोलते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। और डेल्टा जी 0 हो गया तो बोलोगे रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। मतलब प्यारे बच्चों, डेल्टा जी का बस इतना ही यूज है कि किसी रिएक्शन के फिजिबिलिटी को बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। आपको एग्जाम में क्या दिया रहेगा? उसका डेल्टा एच दिया रहेगा आपको, और क्या दिया रहेगा? एंट्रोपी दिया रहेगा, चेंज, टेम्परेचर दिया रहेगा। अब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये वैल्यू निकाल लो, डेल्टा एच लिख करके, टी डेल्टा एच लिख करके निकाल लेना। अगर वो नेगेटिव आ गया तो यानी रिएक्शन होगा, पॉसिबल है, अपने आप होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? अपने आप रिएक्शन होना। नॉट पॉसिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और जब 0 हो गया इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर ये 0 हो जाए तो कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एच, विच मीन्स डेल्टा एच विल बी डेल्टा एच बाई टी। और ये अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, जब बॉइलिंग होता है तो बॉइलिंग तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, लिक्विड से वेपर जा रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, वेपर से लिक्विड भी आ जाएगा, इसलिए वहां पे हमने लगा दिया था। तो ये ध्यान रखना, इसका यूज इतना ही करते हैं कि किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पे ये क्वेश्चन देता है कि भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। किसको? नहीं नहीं नहीं, डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव को इंडो एक्सो बोलते हैं ना, इतने सालों से यूज कर रहे हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब इंडो,
डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। समझ में आया? इसको देखो तो समझ में आ रहा होगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो चांसेस है डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए, प्रोवाइडेड अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए। और पता चला ये दोनों टर्म मिला करके ये नेगेटिव है और एक माइनस लग के ये बड़ा पॉजिटिव हो गया और ये छोटा नेगेटिव है, सम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एक बारी क्वेश्चन आया था, बताओ ऐसा डेल्टा एच का क्या साइन एंड डेल्टा एच का क्या साइन होना चाहिए कि वो रिएक्शन 0 केल्विन से थोड़ा भी ऊपर आए या किसी भी टेम्परेचर पे फिजिबल हो। तो इसको हमेशा के लिए नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? जब ये नेगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव, वो किसी भी टेम्परेचर पे नेगेटिव रहेगा। इसको बोलते हैं दैट रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। और बोलते हैं इम्पॉसिबल बनाना हो तो इसको पॉजिटिव कर दो और डेल्टा एच को नेगेटिव कर दो, वो कभी नहीं होगा, चाहे तुम टेम्परेचर कितना ज्यादा कम कर लो। इसके अलावा दो केस आते हैं, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो एक दूसरे को अपोज करेंगे। अरे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव बोल रहा हूं ताकि टी डेल्टा एच नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव और ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया? नेगेटिव। तो आपको दिमाग लगाना है, टेम्परेचर बढ़ा घटा सकते हैं, इस टर्म को हम बढ़ा घटा सकते हैं, ये तो फिक्स वैल्यू। तो इसमें पूछता है किस टेम्परेचर के बाद हो जाएगा या किस टेम्परेचर से नीचे होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो मेरे ख्याल से आराम से कर लोगे अगर तुम्हें ये आइडिया है तो। याद रहेगा सबको? विद दिस एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सी यू देन ऑन मंडे। जाके रीडिंग कर लेना, ठीक है, अच्छे से। दैट्स ऑल।